SC stays लोकपाल ऑर्डर ऑन पावर्स ओवर HC जजेस। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। क्या है कि लोकपाल ने हाई कोर्ट जजेस को भी अपने जुरिस्डिक्शन में ले लिया। ठीक है, अब इस न्यूज को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए लोकपाल क्या चीज है, लोकपाल का काम क्या है, लोकपाल कहाँ से आया। उसके बाद हम आज की न्यूज को समझेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप पीछे चलते हैं, या यूं कह लो कि एक स्टेप डेप्थ में चलते हैं। अक्सर लोकपाल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। जो हमारी बॉडीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी स्पेशल बॉडी है, इन सब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लोकपाल। क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि लोकपाल कैसी बॉडी है? डू एनीवन वांट्स टू आंसर? द आंसर इज लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि ऐसी बॉडी जिसको हमने एक्ट के थ्रू बनाया है, पार्लियामेंट का कोई एक्ट पास किया गया और उस एक्ट के बाद उस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो लोकपाल भी डेफिनेटली एक एक्ट से बना होगा। द एक्ट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, अब जैसे सेंट्रल लेवल पर या यूनियन लेवल पर लोकपाल्स होते हैं, सिमिलरली स्टेट लेवल पर वही काम लोकायुक्त के द्वारा किया जाता है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लोकायुक्त एक्ट पास करती है, लोकायुक्त को बनाती है, उनके टेन्योर को और उनकी जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करती है। हम यहाँ पर समझेंगे सिर्फ और सिर्फ लोकपाल के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने समझी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2013 के एक्ट के थ्रू से बनाया गया है। इसका सबसे मैंडेटरी वर्क क्या है, आखिर इसको बनाने के पीछे रीजन क्या है? द मेन रीजन इज टू इंक्वायर द एलिगेशन ऑफ करप्शंस अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर्स। जो भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं, जो भी पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन का केस आता है तो उस चीज की इंक्वायरी करने के लिए लोकपाल को बनाया गया है। ठीक है, सो द मैंडेट इज टू इंक्वायर द एलिगेशन ऑफ करप्शंस। To inquire the allegation of corruptions against पब्लिक फंक्शनरीज, जो भी पब्लिक डोमेन में काम करते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आया कि आखिर इनका काम क्या रहता है। ठीक है, अब इस बॉडी के बारे में समझते हैं। ये जो लोकपाल है, क्या ये सिंगल मेंबर बॉडी है या कितने लोग काम करते हैं? तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इट वर्क्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ 1+8। दैट मीन्स एक इसका होगा चेयरमैन और 8 इसमें होंगे अदर मेंबर्स। ठीक है, अदर मेंबर्स में से 4 इसमें जुडिशियल पर्सन ही होने चाहिए। ठीक है, ये मैंडेट है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, चेयरपर्सन की अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो चेयरपर्सन should be the former CJI, either he should be former CJI or the judge of Supreme Court। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट का ही चीफ जस्टिस रहा है तो उसे नॉमिनेट किया जा सकता है या इलेक्ट किया जा सकता है एज अ चेयरपर्सन। एज वेल एज इसमें एक और कंडीशन है कि जो ये मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स, उसमें से 50% ऑफ द मेंबर्स शुड बिलोंग टू आइदर SC, ST, ओबीसी, माइनॉरिटीज या फिर विमेन, इस ग्रुप को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, अब इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। लोकपाल को हमेशा अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द लोकपाल ऑफ द इंडिया। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से तो इलेक्ट नहीं करेंगे या अपनी मर्जी से तो अपॉइंट नहीं करेंगे। देयर विल बी डेफिनेटली अ वर्किंग कमिटी
जिसे बोला जाएगा सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी पीछे से नाम रिकमेंड करती है, या यूं कह लो ये सिलेक्शन कमेटी बताती है प्रेसिडेंट को कि आपको किस पर्सन को एज अ लोकपाल ऑफ इंडिया इलेक्ट करना है। तो इस सिलेक्शन कमेटी में सबसे पहले मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर ही इस कमेटी के चेयरमैन भी होंगे, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, याद रखना। फिर उसके बाद लोकसभा के स्पीकर। बहुत कम ऐसी सिलेक्शन कमेटी होती है जहां पर लोकसभा के स्पीकर का भी एक वॉइस रहती है, या उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर लोकसभा के स्पीकर हो, ठीक है। फिर उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन। थर्ड मेंबर इज ऑपोजिशन का लीडर, जो कि लोकसभा को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वन इज सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड द फिफ्थ वन इज एमिनेंट जुरिस्ट, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट करना चाहे इस सिलेक्शन कमेटी में, वो। ये 5 मेंबर्स मिल करके डिसाइड करते हैं और नाम बताते हैं प्रेसिडेंट को कि आने वाले समय में लोकपाल कौन बनने वाला है, ठीक है। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट? अब हम बात करते हैं टेन्योर की। टेन्योर की बात की जाए, द टेन्योर ऑफ द लोकपाल इज 5 years। इधर जिस डेट से इन्हें इलेक्ट किया गया है, जिस डेट से इन्हें अपॉइंट किया गया है, तब से लेकर के 5 साल, या फिर जब तक ये 70 years के नहीं हो जाते हैं, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, इनके जुरिस्डिक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं इवन प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी करप्शन का केस आता है तो वो भी लोकपाल हैंडल करते हैं। पहली चीज। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जितने भी मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स हो, राज्यसभा के मेंबर्स हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, या यूं कह लो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि ग्रुप ए, बी और सी में आते हैं ना, अगर इन इन कैटेगरी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ भी किसी भी तरह का करप्शन का केस आता है जो कि आपने फाइल किया है एक एक्ट के खिलाफ, दैट मींस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत किसी भी तरह का करप्शन केस जिसमें कोई पब्लिक ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ अगर केस आता है तो इन सब का जुरिस्डिक्शन जो है वो जाता है लोकपाल के पास, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, एक चीज ना यहाँ पर एक्सेप्शन भी है। अगर प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्राइम मिनिस्टर कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस के मैटर में कैसे एक्शंस उठा रहा है, क्या स्टेप उठा रहा है, या फिर इंडिया की इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इन दोनों सिक्योरिटी के मैटर में कि कोई भी एक्शन उठा रहा है, तो ये सारी चीजें लोकपाल के एम्बिट में या लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती हैं। इन मैटर्स को लेकर के लोकपाल कभी भी प्राइम मिनिस्टर के एलिगेशंस को नहीं उठा सकता, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन के केसेस में डील नहीं करता है। इज इट क्लियर? इतना ही है लोकपाल के बारे में जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है। अब हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। आज की न्यूज क्या कहती है कि हाईकोर्ट के जजेस का जुरिस्डिक्शन, जैसे मैंने अभी बताया ना, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए वगैरह, एमएलए नहीं, एमपीज लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। लोकपाल ने सुओ मोटो के केसेस के तहत हाई कोर्ट के जजेस को भी अपने एम्बिट मिला दिया, मतलब कि अगर हाई कोर्ट का जज कोई करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व है तो वहां पर भी कह सकते हैं कि जो इंक्वायरी है वो लोकपाल अपने खुद से करना स्टार्ट कर दिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी केसेस हैंडल करोगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंडिया की जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस है वो इफेक्ट हो रही है। इसलिए जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए जुडिशियरी को लोकपाल के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया है, ठीक है।